नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स, वो बुलेटिन जहां आपको मिलती हैं वो खबरें जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम या किसी अन्य गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है। आइए शुरुआत करते हैं KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं DRDO की QKD टेक्नोलॉजी के साथ। हाल ही में DRDO ने सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी विकसित की है। बुधवार को हैदराबाद में DRDO की 2 प्रयोगशालाओं के बीच इसके सफल ट्रायल किए गए, जहां एक फाइबर ऑप्टिकल चैनल पर 12 किलोमीटर की रेंज के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी को वैलिडेट किया गया था। QKD मुख्य रूप से सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए एक मैकेनिज्म है जो क्वांटम मैकेनिक्स के विभिन्न कंपोनेंट से युक्त एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसे CAIR बेंगलुरु और DYSL-QT मुंबई ने डेवलप किया है। DRDO से एक और अपडेट है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 5.56 × 30 मिलीमीटर की प्रोटेक्टिव कार्बाइन डिजाइन की है, जो 7 दिसंबर 2020 को सफलतापूर्वक यूजर ट्रायल के फाइनल फेज से गुजरी है। इसके सेवाओं में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसकी खासियत समझ लीजिए। JVPC यानी जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन एक गैस ऑपरेटेड सेमी बुलप्यूप ऑटोमेटिक हथियार है। इससे 1 मिनट में 700 से ज्यादा गोलियां दागी जा सकती हैं। कार्बाइन की प्रभावी रेंज 100 मीटर से ज्यादा है और ये हाई रिलायबिलिटी, लो रिकॉइल, रिट्रैक्टेबल बट एर्गोनॉमिक डिजाइन और एक ही हाथ से फायरिंग करने की क्षमता जैसी प्रमुख विशेषताओं के साथ इसका वजन लगभग 3 किलो का है। ये विशेषताएं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एनकाउंटर इमरजेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इसे एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बनाता है। DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा कार्बाइन को भारतीय सेना के GSQR के अनुसार डिजाइन किया गया है। हथियार का निर्माण स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में किया जाता है, जबकि गोला बारूद का निर्माण किरकी पुणे में किया जाता है। नए संसद भवन पर फैक्ट्स और अपडेट जान लेते हैं। PM मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। नया संसद भवन महत्वाकांक्षी 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना का मुख्य आकर्षण है। लोकसभा चैम्बर के इंटीरियर की थीम होगी राष्ट्रीय पक्षी मोर, राज्यसभा की राष्ट्रीय फूल कमल और केंद्रीय लाउंज में थीम होगी राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। नई संसद की 4 मंजिला इमारत का त्रिकोणीय आकार भारत के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में पवित्र जियोमेट्रिक्स दिखाता है। संसद भवन में अनुमानित 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सरकार को उम्मीद है कि साल 2022 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयार हो जाएगा। हालांकि निर्माण अभी शुरू नहीं हो सकता क्योंकि कानूनी चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाने वाले नए संसद भवन से काम का चला करेगा और पुराना संसद भवन, जिसे 100 साल पहले करीब 83 लाख की लागत से बनाया गया था, इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। 9 दिसंबर 2020 को स्पेसएक्स कंपनी के स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट में लैंडिंग के वक्त ब्लास्ट हो गया। इसे बोका चिका टेक्सास में कंपनी की रॉकेट फैसिलिटी से सफलता से लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स अरबपति उद्यमी एलोन मस्क की निजी कंपनी है। भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर मानव और 100 टन तक के कार्गो ले जाने वाले स्टारशिप रॉकेट मिशन का 16 फीट लंबा प्रोटोटाइप बनाया गया था, जिसमें लैंडिंग के वक्त ब्लास्ट हो गया। स्पेसएक्स ने 8 दिसंबर 2020 को स्टारशिप लॉन्च करने का पहला प्रयास किया था, लेकिन इसके रैप्टर इंजन के साथ एक समस्या ने लिफ्ट ऑफ से 1 सेकंड पहले ही ऑटोमेटिक अबॉर्ट को मजबूर कर दिया। स्टारशिप पर 2012 से काम चल रहा है। ये स्पेसएक्स के सेंट्रल मिशन का एक हिस्सा है ताकि इंटरप्लैनेटरी यात्रा को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जा सके और ऐसा करने वाली वह पहली निजी कंपनी बन सके। कंपनी को उम्मीद थी कि यह शक्तिशाली रॉकेट भविष्य में उसे मंगल ग्रह तक ले जाएगा। चीन के एक स्पेस प्रोजेक्ट की अपडेट ले लेते हैं। चीन ने 10 दिसंबर 2020 को सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्लैंड ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। जानिए इस स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ। मिशन GECAM सैटेलाइट्स का पूरा नाम है ग्रेविटेशनल वेव हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर पार्ट ऑल स्काई मॉनिटर। इस मिशन के तहत दोनों सैटेलाइट्स को शुरुआती घंटों के दौरान लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। GECAM सैटेलाइट्स का उपयोग उच्च ऊर्जा खगोलीय घटनाओं जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव, गामा रे बर्स्ट, हाई एनर्जी रेडिएशन ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट, स्पेशल गामा रे बर्स्ट और
मैग्नेटर बर्स्ट को मॉनिटर करने के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स और अन्य कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट और उनके मर्जर प्रोसेस की स्टडी करना है। इस प्रोजेक्ट को चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा चलाया जा रहा है। अब ADMM+ पर अपडेट्स और फैक्ट समझिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 दिसंबर 2020 को हनोई, वियतनाम में आयोजित हुए 14वें एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में शामिल हुए, जिसने ADMM+ की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया। ADMM+ के बारे में जान लेते हैं। ADMM+ का पूरा नाम है एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। 2010 में स्थापित ADMM+ एशिया प्रशांत क्षेत्र में रक्षा मंत्रियों की बैठकों का एकमात्र आधिकारिक ढांचा है। ये आसियान और उसके 8 डायलॉग पार्टनर्स के लिए एक मंच है जो क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। ADMM+ में 10 आसियान देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। अगली खबर का रुख करते हैं। लक्षद्वीप एक ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ है। पूरे लक्षद्वीप समूह को भारत के PGS यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के तहत एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया घोषित किया गया है। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ बिना सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और बिना पेस्टिसाइड्स के खेती की जाती है। लक्षद्वीप के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट समझ लेते हैं। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक द्वीप समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप हैं। द्वीपों के 3 मुख्य समूह हैं: अमंडी द्वीप, लाकादीव द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप। ये सभी कोरल ओरिजिन एटॉल के छोटे द्वीप हैं और फ्रिंगिंग रीफ से घिरे हुए हैं। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के बारे में जान लीजिए। PGS जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के ही अनुसार हुआ हो। ये सर्टिफिकेशन एक डॉक्यूमेंटेड लोगो या एक स्टेटमेंट के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। ये केवल किसानों या समुदायों के लिए है जो एक गांव या एक समूह के रूप में संगठित होकर परफॉर्म करते हैं। ये केवल कृषि गतिविधियों जैसे कि फसल उत्पादन, प्रोसेसिंग और पशुधन पालन और PGS किसानों द्वारा अपने प्रत्यक्ष उत्पादों के ऑफ फार्म प्रोसेसिंग पर लागू होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इसके फैक्ट समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के 5 उत्पादों करसोग कुल्च, पांगी के थांगी, चंबा धातु शिल्प, चंबा चुक और भरमौर के राजमा के लिए GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। हिमाचल के इन 5 उत्पादों में क्या खास है, यह जान लेते हैं। करसोग खुल्त या खुल्त, जिसे घोड़ा चना भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाने वाला एक फल है। माना जाता है कि मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में पैदा होने वाला कुल्थ में अमीनो एसिड विशेष रूप से भरपूर है। अब बात करते हैं पांगी की थांगे की। ये एक प्रकार का हेजलनट है जो हिमाचल के उत्तर पश्चिमी छोर में स्थित पांगी घाटी में उगता है। ये अपने अनोखे स्वाद और मिठास के लिए जाना जाता है। चंबा धातु शिल्प की बात करते हैं। इसमें धातु की मूर्तियां और पीतल के बर्तन जैसे वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से चंबा के राजाओं के दरबार में कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। व्यापार को पुनर्जीवित करने के प्रयास हैं और एक पीतल जैसी मिश्र धातु से बनी प्लेट और देवी देवताओं की नक्काशी अभी भी लोकप्रिय है। चंबा चुक, ये चंबा में उगाई जाने वाली हरी और लाल मिर्च से बनी चटनी है और पारंपरिक और अनोखे तरीके से तैयार की जाती है। चंबा के ग्रामीण परिवारों में इस प्रथा में काफी हद तक गिरावट आ गई है, लेकिन औद्योगिक स्तर पर कुछ हद तक जीवित है। भरमौरी राजमा, इसे विशेष रूप से कुगताल राजमा भी कहा जाता है। ये चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में कुगती पास में उगाए जाते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें एक विशिष्ट स्वाद होता है। हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड GIs की बात करें तो इनमें 4 हस्तशिल्प, कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल और कांगड़ा पेंटिंग, 3 कृषि उत्पाद, कांगड़ा चाय, बासमती और हिमाचली कारा जरा और एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हिमाचली चुली तेल शामिल है। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि साल 2050 तक भारत में मलायन विशालकाय गिलहरी की संख्या 90% तक गिर सकती है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। ZSI के अनुसार इसके आवास को नष्ट करने से साल 2050 तक गिलहरी केवल दक्षिणी सिक्किम और उत्तर बंगाल में सिमट सकती है। भारत में गिलहरी के लिए अनुकूल क्षेत्र का हिस्सा अब केवल 43.38% ही बचा है, जो 2050 तक सिर्फ 2.94% रह जाएगा। ये पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित मुद्दा है। ये भी जानना जरूरी है कि मलायन विशालकाय गिलहरी दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक है। इसका ऊपरी भाग गहरा, अंडर पार्ट्स पीले और एक घनी लंबी पूंछ होती है।
IUCN स्टेटस के हिसाब से ये नियर थ्रेटेंड प्रजाति है। ये भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। ये भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया गया है। दक्षिणी चीन, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलायन प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा जैसे अन्य देशों में भी ये पाया गया है। ये ज्यादातर सदाबहार और अर्ध सदाबहार जंगलों में पाया जाता है, जो मैदानी इलाकों से लेकर समुद्र तल से 50 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। 101 PSUs ने अपने स्टाफ के वेतन से 155 करोड़ रुपए PM फंड में दान किए। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड्स में 2400 करोड़ से ज्यादा के अलावा सभी क्षेत्रों के 100 से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रमों ने मिलकर अपने कर्मचारियों के वेतन से PM केयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस में लगभग 155 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। RTI के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने यह आंकड़ा बताया है। हमने जो आपको खबरें दिखाई, खबरों से जुड़े जो हमने आपको फैक्ट्स दिखाए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट देकर अवश्य दें। वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक भी करें। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ksgindia.com अवश्य विजिट करें। बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पर भी अवेलेबल है। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।